हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ठीक है, आज हम लोग प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 के सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। 4 तक, 1 से लेकर 4 तक को हम लोगों ने कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और चैनल पर यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए दोस्तों, तो सेट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही काल क्रमानुसार को दर्शाता है। इतिहास के काल क्रमानुसार को दर्शाना है। यहाँ पर देखिए, साम्राज्य का नाम दिया हुआ है और बताना सबसे पहले किस साम्राज्य ने शासन किया। ठीक है, तो देखिए, गुप्त जो साम्राज्य था यह 3री से 6वीं शताब्दी ने शासन किया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व मतलब बीसी के वो हम कहते हैं। ठीक है, से लेकर 185 ईसा पूर्व कहा था। तो सबसे पहले तो आपका ये हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की यदि बात करें तो ये 1526 से लेकर 1957 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। और दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर, ठीक है, 1526 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ईसा पूर्व है, फिर आपको पहली शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, फिर आपको दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल काल। तो क्या होगा, Q, P, S और R। ऑप्शन नंबर आपका डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहे घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो घूम मठ जो है यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया। तो यह आपको फेडरल बैंक को दिया गया है। किस फेडरल बैंक को। ठीक है, यूको बैंक कह रहे हैं, यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिए, यूको बैंक का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, यह एक सार्वजनिक क्षेत्र के जो है बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल कौन है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल को विश्व भूषण हरिचंद्रन है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है यह विष्णुदेव साय हैं। देखिए, शिव प्रताप शुक्ल यहाँ दिया, यह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। छगन भाई पटेल एमपी के राज्यपाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया। यह 29 नवंबर 2023 को मनाया गया। ठीक है, देखिए आपको पता होगा, फिलिस्तीन तथा इजराइल के बीच विवाद चलता है जमीन को लेकर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच ही अभी हमास और इजराइल के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, हुआ, वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था, वह उसका नाम था ऑपरेशन अजय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना गया है। देखिए, राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था यह आपको पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, भारत का राजधानी यह आपको पश्चिम बंगाल ही था। ठीक है, और पश्चिम बंगाल से ही सबसे पहले आपको राष्ट्रीयता का जो है एक ज्वाला उत्पन्न हुआ था, और जो पहला विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल से ही हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, भारत भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, और फ्रांस जो है यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है अब कि नेत्र क्या है। देखिए, नेत्र जो है यह आपको मानव रहित विमान है। क्या है, मानव रहित विमान है, जो कि क्या है, एक टोही विमान है। टोही मतलब जासूसी विमान है। ठीक है, एक हल्का टोही विमान। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, संत कबीर सम्मान जो है बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है। और कबीर का जन्म जो है यह वाराणसी के, यहाँ वाराणसी लहतारा जगह पे हुआ था। इनका जो स्मारक है वो आपको मगहर में है। कहाँ स्मारक जो है इनका, कबीर का स्मारक मगहर में है। ठीक है, चलिए, इनके गुरु का नाम रामानंद था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार। तो यह खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, देखिए, खेल रत्न पुरस्कार में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो आपको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, किंतु इसका नाम जो है बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसकी स्थापना सन 1991 से 1991-92 में किया गया था। अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत सन 1961 ईस्वी में किया गया था, और द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत सन 1985 ईस्वी में किया गया था। ये भी जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत और, ठीक है,
डैश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विन वैक्स 2023। आपको बताना है कि विन वैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? वियतनाम में आयोजित किया गया था। और जो विनवैक्स युद्धाभ्यास है भारत तथा वियतनाम के बीच में होता है। श्रीलंका और भारत के बीच में जो है मित्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास होता है। बोंगो सागर, याद रखिए बोंगो सागर, ठीक है, बांग्लादेश तथा भारत के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है, ठीक है। सूर्य किरण भारत तथा नेपाल के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। तो युद्धाभ्यास से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में बनते रहते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है उसको एक बार आप जो है जरूर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है। देखिए दक्षिणी सूडान जो है ना यह पहले सूडान का ही हिस्सा था, ठीक है, किंतु 2011 में यह सूडान से अलग होकर एक अलग राष्ट्र बना और इसे दक्षिणी सूडान के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है आपको जूबा है। कहाँ? जूबा, याद रखिएगा। देखिए यहीं पे सुबा दिया हुआ है, ठीक है। तो फिजी की राजधानी याद रखिएगा, फिजी की राजधानी जो है आपको यह सुबा है, ठीक है। सूडान की राजधानी खार्तूम है, ठीक। तो सुबा और जूबा इन दो चीज़ों में हमको कन्फर्म जो है कन्फ्यूजन नहीं होना। जूबा पूछे तो यह दक्षिणी सूडान की राजधानी है और फिजी की राजधानी क्या है तो फिर आपका सुबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वो वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, पोलो में तो आपको 4 होती है, ठीक है। प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में, जो कि घोड़े पर चढ़कर गेम को खेलते हैं। किंतु वाटर पोलो पूछ रहा तो फिर आपका आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। क्रिकेट और हॉकी में 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है? देखिए सुंगलू समिति का संबंध राष्ट्रमंडल खेलों में जो घोटाला हुआ था उससे संबंधित है। मल्होत्रा समिति का संबंध जो बीमा क्षेत्र से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यह है कि अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको? ये जो है आपको RECL है, ठीक है। RECL को जो है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर, ठीक है, जो 15 आगे के क्वेश्चन है आपको यह मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होते हैं 30 तक, ठीक है। अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की यह बात कर रहा है। तो आर्टिकल 44 जो है समान सिविल संहिता से संबंधित है, ठीक है। और इसका संबंध हमारे संविधान के भाग, ठीक है, भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है, जो कि DPSP के अंतर्गत आता है। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया, इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 40 में जो है आपको ग्राम पंचायत की घोषणा की बात की गई है कि एक ग्राम पंचायत होना चाहिए, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों का जो उल्लेख है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद जो 50 है यह कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच पृथक्करण की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? देखिए रामायण की निर्माता रामानंद सागर थे और यह जो सीरियल आया था यह 1977-78 में आया था और यह जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध सीरियल रहा, जो कि टीवी में अभी तक जो है टीवी में सबसे सफल सीरियलों में इसकी काउंटिंग की जाती है। दोस्तों जो भी मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ जो अन एक्स्ट्रा फैक्ट है इसको आप लोग गौर करिएगा। जहाँ आपको यदि जो कुछ नोट डाउन करने लायक लगे उसको हो सके तो नोट डाउन भी करते चलिएगा, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहाँ अशोक के स्तंभ मौजूद हैं में बैल प्रधान है? यह जो है रामपुरवा अभिलेख में जो है जो स्तंभ है उस पर बैल की प्रधानता है, ठीक है। चलिए लौरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ है यह आपको पश्चिमी चंपारण में है। रामपुरवा जो है यह भी आपको पश्चिमी चंपारण में है। अगला क्वेश्चन देखिए सारनाथ, देखिएगा यहाँ सारनाथ, ठीक है, जहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। यह वाराणसी से 5 किलोमीटर के दूरी पे है। सांची मध्य प्रदेश में है, ठीक है, जहाँ पर विश्व शांति स्तूप है। क्वेश्चन 34 है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो इसने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। किसको? जापान को हराकर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी सन 1912 ईस्वी में बनी। 1911 में घोषणा कर दिया गया था। उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, इस समय लॉर्ड कर्जन था।
और लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1909 ईस्वी में जो है वायसराय था, जबकि मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली का व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? यूनानी रोमन कला को, तो ये आपको गांधार कला जो ये यूनानी रोमन कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? देखिए फतेहपुर सीकरी को दिया गया, राजगीर देखिए राजगीर को नहीं दिया गया है, ठीक है। बाकी एलोरा, अजंता और फतेहपुर सीकरी सभी को दिया गया। राजगीर जो है बिहार में स्थित एक जो है जगह है जहाँ पे कि ये पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी जो सुविख्यात है। अगला क्वेश्चन है यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो यह 84 वर्ष का समय लेता है। यूरेनस को वरुण ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यह जो सूर्य का परिक्रमा है ना, यह क्या करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर करता है, ठीक है, यानी कि उल्टा परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? यह आपको नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। हिडकल क्वेश्चन आता है, ये हिडकल प्रोजेक्ट जो है यह भी आपको कर्नाटक में स्थित है। हिडकल परियोजना कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का उपयोग कब किया गया था? तो शून्य आधारित बजट का जो उपयोग है भारत में, यह सन 1983-84 में सबसे पहले किया गया था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। किंतु बाद में 1887 से 88 में यह पूरे जो है मंत्रालयों में लागू कर दिया गया। अब देखिए यहाँ समझना है हमें कि शून्य आधारित बजट होता क्या है। देखिए शून्य आधारित बजट जो है का अर्थ होता है कि प्रत्येक योजना को, जो भी योजनाएं हैं, ठीक है, प्रत्येक योजना को शून्य मानकर प्रारंभ करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी कृषि थी। 1951 से 56 तक चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह आपको औद्योगिकरण था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो इनका जन्म जो है आपको वाराणसी में हुआ था। इनका नाम, बचपन का नाम जो है मणिकर्णिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां के भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और यह जाकर 1905 ईस्वी में गांधी जी से मिले थे और उन्होंने कहा था कि आप अपने देश चलो और वहाँ के लोगों की जो अब स्थिति है, जिस तरह से अंग्रेजों का शासन चल रहा है, वहाँ कुछ परिस्थितियों को समझो और अपने देश में चल कर जो है अपने लोगों की हेल्प करो, ठीक है। तो इस तरह से कहा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी गुरु थे, ठीक है। इन्होंने ही इन्हें यह सलाह दी थी। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? तो देखिए शून्य भूखमरी, तो ये हो जाएगा जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, गुणवत्ता परक शिक्षा, ये सभी हो जाएगा। ए बी सी और डी आपका सभी जो है SDG के लक्ष्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? देखिए बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई सन 1764 ईस्वी में हुआ था, किंतु हमें आपको डेट भी दिया हुआ है। तो 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। यह त्रिगुट सेनाओं, जिसमें कि आपको अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब मीर कासिम के बीच में हुआ था। और तीनों के त्रिगुट सेनाओं को अंग्रेज के सेनापति उस समय था हेक्टर मुनरो द्वारा पराजित किया गया था। और जस्ट 1764 की लड़ाई के बाद 1765 ईस्वी में जो इलाहाबाद के प्रथम संधि जो है मुगल बादशाह तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। द्वितीय संधि जो है यह भी 1765 ईस्वी में हुआ था। कब? तो यह हुआ था आपको 12 अगस्त को, और यह हुआ था 16 अगस्त को। यह आपको अवध के नवाब तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सारी जो है मांगों को अपना मनवा लिया था। और आगे देखिएगा ये 46 से लेकर 60 तक के जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के 61 से अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में मसालों का उर्वर क्षेत्र जो है आपको केरल है। कौन सा? केरल है, ठीक है। चलिए कर्नाटक कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है, असम चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किया गया था? तो देखिए जब हमारा संविधान जो है 26 नवंबर, ठीक है, सन 1949 ईस्वी को लागू किया गया था। पूर्ण रूप से नहीं, कुछ ही उसके अनुच्छेद लागू किए गए थे, जैसे कि नागरिकता का जो
संबंधित अनुच्छेद थे भाग 2 का, वो लागू हो गया था। तो 1949 ईस्वी में ये लागू हो गया था, किंतु पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान लागू हुआ था यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कहा था नागरिकता के प्रावधान को लागू किया गया था 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो यह जो अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है जब कोई बाह्य आक्रमण होता है। ठीक है, यानी जब कभी युद्ध होता है या जब सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। तो ठीक है, अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। 1962 ईस्वी को भारत चीन युद्ध, 1971 ईस्वी को भारत पाक युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति बताकर जो है इंदिरा गांधी के द्वारा तीसरी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है मंत्री परिषद की सलाह पे, और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन होता है। अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपात होता है, जो कि कभी भी अभी लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य डैश क्या होते हैं? तो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। ठीक है, पंचायतों का जो संबंध है आर्टिकल 40 में है, और पंचायतों के लिए जो वित्त का प्रबंधन करता है या राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का गठन कर किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो चीन में जो गृह युद्ध हुआ था सन 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए, बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा है ये आपको बांग्ला है। क्या? बांग्ला है। ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान से सन 1971 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। पहले जो है आपको यह पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। बेलारूस की राजधानी कहाँ है? देखिए, बेलारूस की जो राजधानी है यह आपको मिन्स्क है। कहाँ है? मिन्स्क है। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्राचीन लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? देखिए, प्राचीन लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति आपको जेम्स प्रिसेप था। कौन? जेम्स प्रिसेप था, जो कि अशोक के द्वारा जो लिखवाया गया शिलालेख था उसको पढ़ा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? जिससे मेला कर या बाजार का जो होता है यह ग्राम पंचायत इसका ये कर जो है वसूल करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको बता दें कि बाकी और भी कुछ कर, जैसे मनोरंजन कर हुआ, पशुओं पर जो कर लगाता है ये आपको पंचायत ग्राम पंचायत के द्वारा ही लगाया जाता है। ठीक है, बिक्री कर देखिएगा यहाँ पे यह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया कर है। भूमि एवं कृषि आयकर जो यह कार्य यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जो पंचायती राज से आजकल जो है ना एक ट्रेंड जो है चला आ रहा है किसी भी एग्जाम में, पंचायती राज से आपको जो है क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो पंचायती राज को आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका संबंध जो आर्टिकल 243 में है, तो इसे अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो देखिए इसमें लोगों को विकासमूलक प्रशासक में भागीदारी के योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बाद देश में जो है आंतरिक अशांति बताकर इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगा दिया गया था। इसके बाद देश में चुनाव हुए थे और फिर आपको जनता पार्टी जो है कौन सी जनता पार्टी चुनकर आई थी। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची 1 में दिया है क्या? यहाँ पे योजनाओं का नाम दिया और यहाँ पर दिया है कब वह शुरू किया गया था। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कोटा है, जो जिस कोटा के अंतर्गत आपको जो है सरकार के द्वारा जो है अनाज मिलता है उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। उसकी शुरुआत सन 1992 ईस्वी से किया गया था। ठीक है, इसके तहत 5 या 10 केजी जो है अनाज दिए जाते हैं। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है 2000 ईस्वी में किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम सन 1977 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके तहत बीपीएल के अंतर्गत आने वाले वैसे लाभार्थियों को जो है लाभ दिया जाता है सरकार के द्वारा, जो कि जिनके पास भूमि नहीं है यानी वो अनाज उत्पादित नहीं कर पाते हैं, तो उनको लगभग 35 केजी अभी सरकार के द्वारा जो है राशन दिया जाता है। ठीक है, तो यह 1997 ईस्वी में ही इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर देखिए सेम ये मिल रहा है। ठीक है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है। क्वेश्चन 23 है कि पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह काम
तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन सा संस्था करता है? तो यह आपको राज्य वित्त आयोग करता है, जो कि राज्यपाल के द्वारा गठित किया जाता है प्रत्येक 5 वर्षों के लिए। ठीक है, चलिए, जैसे कि केंद्र में वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है केंद्र तथा राज्यों के बीच कर के बंटवारे के लिए, उसी तरह से आपको राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तंभों का मिलान करना है। देखिए यहाँ पे काट एवं दाह दिया, यहाँ कृषि संबंधित राज्य दिया है, यानी कि यहाँ पे कौन सी कृषि किस राज्य में होती है। देखिए दहिया कृषि जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो दहिया कृषि आपको मध्य प्रदेश में होती है। कुरुआ कृषि जो है यह झारखंड में होती है। बरीगा, देखिए बरीगा उड़ीसा में होता है, और पेंडा जो है यह आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, मिला लीजिए, आपका ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृग नयनी महल कहाँ स्थित है? मृग नयनी महल जो है यह आपको ग्वालियर में स्थित है। कहाँ? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बचेंगे हम 91। देखिए क्वेश्चन 91 है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ था। कब? 1 मई 2016 ईस्वी को। 2015 में जो है आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 2015 में हुआ था। मेक इन इंडिया एंड जनधन योजना का शुरुआत जो है आपको यह 2014 में हुआ था। इसे भी जरूर याद रखिएगा। ये सारे जो प्रश्न है दोस्तों एग्जाम में ये रिपीटेड और आने वाले प्रश्न हैं, इसलिए आप इसे जरूर याद रखें। क्वेश्चन 92 है, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो यह आपको तेलंगाना में प्रसिद्ध है। कहाँ? मथुरी लोक नृत्य तेलंगाना में प्रसिद्ध है। संसद की प्राक्कलन समिति है, यह एक अस्थाई समिति है। क्या? यह एक अस्थाई समिति है। देखिए, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, और सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है, कहा जाता है किसको? लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? यह आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहा है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। बिहार में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में है। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से और आपके बनने की जो है संभावना है, पक्के वन्य जीव अभयारण्य, पक्के जो है टाइगर रिजर्व यह किस राज्य में है? देखिए, पक्के टाइगर रिजर्व भी आपको अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आपको कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाई है। ठीक है, कौन सी? अनाई है, जिसकी ऊंचाई जो है जिसकी ऊंचाई आपको 2695 मीटर है। कितना? 2695 मीटर है। अनामलाई पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है, और इसी तरह यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई। ठीक है, देखिए नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। देखिए पूर्वी घाट, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी वह जिंदगढ़ा है। कहाँ? जिंदगढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 96, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये कोया विद्रोह जो है ना ये पूर्वी क्षेत्र में हुआ था। कोया एक जनजाति थी जो कि विद्रोह की थी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, और यह विद्रोह 1979-80 ईस्वी में हुआ था। कब? 1979-80 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों का जो सबसे ज़्यादा विद्रोह किया गया था और काफ़ी खतरनाक विद्रोह किया गया था, वो आपको आदिवासियों के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, ये भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम के फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है? तो यह बीटी कपास की खेती को करने के लिए कानूनी अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, देखिए बीटी में जो बीटी होता है इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस थुरिनजिनासिस। ठीक है, यह एक जीवाणु होता है जो कि कपास को फलने फूलने में काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है? तो केल्विन पैमाने में पानी का हिमांक 273.15 केल्विन है। देखिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? देखिए डीवीडी जो है ना यह एक मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। डीवीडी जो है यह एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, जो कि वीडियो संग्रहण करने तथा फाइलों को संग्रहण करने में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि 1935 में निम्नलिखित में किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की बात सबसे पहले जो है 1935 ईस्वी में F.E. फ्रिज के द्वारा किया गया था। शैवालों का अध्ययन जो है यह फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या? फाइकोलॉजी
लॉजी कहलाता है। और जो हरा सवाल होता है ना, इसमें मंड यानी स्टार्च होता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है। देखिए, संगलन की गुप्त ऊष्मा जो है, जब नियत तापमान पर, ठीक है, द्रव किसी द्रव वस्तु को ठोस में या ठोस वस्तु को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जिस ऊष्मा की हमें आवश्यकता पड़ती है, उसे हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, ठोस से द्रव तथा द्रव से ठोस, ऑप्शन नंबर डी आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा ब्लोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो यह विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। इसे साइनोकोबाल्मिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑक्साइड जो है यह उभयधर्मी ऑक्साइड है। सर्वोत्तम विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, तो याद यह सीजियम है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, ग्रेफाइट है। द्रव अवस्था में पाया जाना अधातु जो है यह ब्रोमीन है। क्वेश्चन 104 है कि इकोलॉजी शब्द में शब्द ओक्योलॉजी से बना है, यानी किस शब्द से बना था, यह आपको यूनानी शब्द से इकोलॉजी बना है। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो याद रखिए अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। देखिए, चिकन पॉक्स जो होता है यह विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, टाइफाइड जीवाणु से होता है। 106 से लेकर बाकी 120 तक के जो प्रश्न है आपका मैथ और रीजनिंग है, 121 से आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या होती हैं। जब फोकस दूरी में वृद्धि होगी तो उस समय जो शिथिल मांसपेशियां होती है तथा लेंस पतला हो जाता है, तब फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए, जब सिकुड़ती है तथा लेंस मोटा हो जाता है तो फोकस दूरी जो होता है उसका कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का जड़त्व क्या है। किसी पिंड का जो जड़त्व होता है यह उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। देखिए, जड़त्व जो होता है ना, किसी भी वस्तु पे जो गतिज ऊर्जा होती है उसका विरोध करता है। ठीक है, और जड़त्व को के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था। किसने, गैलीलियो ने बताया था। और न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है वो जड़त्व के नियम के नाम से भी उसे जाना जाता है और उसे गैलीलियो नियम भी कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है। देखिए, चुकंदर का केंद्र विगलन यानी हार्ट रोग जो होता है चुकंदर में, वह आपको बोरॉन की कमी से होता है। क्या, बोरॉन की कमी से होता है। बोरॉन क्या है, यह एक खनिज है। ऑप्शन में ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, धान में कौन सा रोग होता है। धान में याद रखिए, धान में आपको खैरा रोग होता है। ठीक है, यह आपको जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के, जिंक की कमी के कारण होता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, देखिए, नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है जो कि आपको कॉपर की यानी तांबा की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 24 का ए हो जाएगा। देखिए, किसी भी वस्तु को यदि जंग लगने से बचाना हो, ठीक है, उसके क्षय से बचाना हो, तो उसमें विद्युत के माध्यम से उस पर एक कोटिंग की जाती है जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 है कि बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन जो फिलामेंट होता है उसका गलनांक कितना होता है। उसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, बल्ब में जो होता है, बल्ब में जो तापमान होता है ना, बल्ब में तापमान कितना होता है, यदि आपको नहीं पता हो तो बता दूं, इसमें तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, चलिए, दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किस में पाया जाता है। तो यह जो है आपको मछलियों में जो है दो प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ वाला पाया जाता है। उभयचर प्राणी में जो है 3 प्रकोष्ठ वाला पाया जाता है। और पक्षियों में जो है, पक्षियों में भी आपको 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। इसे याद रखिएगा। मनुष्य में भी 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। क्वेश्चन 127 के न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है। तो आपको एक्सॉन छोर पर बदलता है। अगला क्वेश्चन है, गलत वाक्य को ढूंढिए। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। ठीक है, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एमलवक में डीएनए होता है, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सही है, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इनमें एटीपी का उत्पादन होता है। ये भी सही है। कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है। देखो, कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य नहीं कहा जाता। ठीक है, कोशिका जो है भौतिक जीवन का आधार है, इस बात को हेक्सले के द्वारा बताया गया था। नेट कोशिका जो होता है, देखिए, ये आपका कोशिका है, इसमें
क्या हुआ, ये आपको न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में आपको क्या कोशिका में होता है, वेसल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, ठीक है, आपको फिर से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेंट्रोसोम होता है, ठीक है। तो इन सब के बीच में जो है एक लिक्विड की तरह, इस तरह देखिए जाए, लिक्विड की तरह पदार्थ होता है जिसमें प्रोटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं। यदि ये ना रहे तो ये फिर आपस में सिकुड़ सट के सिकुड़ जाएंगे और मर जाएंगे, कोशिका मर जाएगी। तो कोशिका का जो जीवन का आधार है वो आपको कोशिका द्रव्य ही है, ठीक है, इसलिए इसे भौतिक जीवन का आधार कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है 129 नंबर, Fe2O3 तथा FeO में ऑक्सीजन के भारण में अनुपात क्या है। तो देखिए इसका जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा, ठीक है, ये 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 हो जाएगा। और FeO का क्या हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा। अब जब इसको बट्टे में करिएगा तो ये आपका 3:3 यानी 3:1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 130 है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है। सभी रजुकी का डेटा जो होता है यह डिप्लोप्लास्टिक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह कथन गलत हो जाएगा, यह डिप्लोप्लास्टिक नहीं होता है। 131 है कि ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसा इस कारण होता है, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा जो है पाइरुवेट जो अम्ल होता है वह लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, इसलिए जो है पैरों में खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करता है। तो यह आपको गर्तिका यानी एरियोलर जो होता है यह सहायता करता है। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड, ठीक है, के रूप में हम कैडमियम का प्रयोग करते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। तो नियंत्रक रॉड का कार्य क्या है, ठीक है। देखिए तो जो नियंत्रक रॉड होता है वह चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, यानी जो भी अतिरिक्त न्यूट्रॉन निकलते हैं उसको अवशोषित कर लेता है नियंत्रक रॉड। और नियंत्रक रॉड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए किसी परमाणु रिएक्टर में 3-4 घटनाएं होती हैं, जैसे ईंधन होता है, ठीक है। ईंधन यानी कि जो विखंडनीय प्रक्रिया यानी कि जो जलता है उसे ईंधन कहते हैं। इस ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं यूरेनियम 235 का, प्लूटोनियम 239, 40, 41 का तथा थोरियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मंदक के रूप में जो प्रयोग करते हैं D2O का या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और शीतलन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए जितने भी ये आपको मैंने पॉइंट बताए ये सारे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं। कभी आपसे मंदक पूछ देगा यानी मॉडरेटर पूछ देगा, कभी आपका ईंधन पूछ देगा, कभी शीतलन पूछ देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 134, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा। तो यह गोला आपको इलेक्ट्रॉन गंवा देगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेट हेलमिंथेज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्संदन के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थों को हटा देती है। तो यह जो फ्लेम कोशिका है इस तरह से किडनी के भांति कार्य करते हैं, ठीक है। दोस्तों आगे 136 लेकर 150 का जो प्रश्न है ये आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए, अच्छे से करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।